दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि यह क्लासेस एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल को ध्यान में रखकर लाई जा रही है। इन क्लासेस में आपको साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और साइंस सब्जेक्ट में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा और आने वाली क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा। इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए और इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प ज़रूर करिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल खाता है, मतलब कि हमको इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है इसके बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। सेकेंड दे रखा है सुपीरियर वेना कावा निचले शरीर और अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है इन्फीरियर वेना कावा सिर और शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। और फोर्थ दे रखा है कि हेपेटिक धमनी आंत में ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। सबसे पहले हमारा हार्ट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। ऊपर के 2 चैम्बर आलिंद कहलाते हैं, नीचे के 2 चैम्बर नीले कहलाते हैं। हमारा हार्ट जो होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है हमारे ब्लड को प्योर करने का। हमारे ब्लड को प्योर करने का ये कार्य करता है। सबसे पहले धमनी फिर शिरा। अब इनके हार्ट में क्या कार्य होते हैं, तो जो ब्लड ये हार्ट प्योर करता है, जो रक्त ये हार्ट शुद्ध करता है, उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक या विभिन्न ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य जो करती है वह धमनी करती है। मतलब कि ये शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाती है, जबकि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को प्राप्त करके हृदय तक पहुंचाने वाली जो होती है यह शिरा होती है। तो यह अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त करके हृदय तक पहुंचाती है। तो धमनी जो होती है वह शुद्ध रक्त ले जाती है और शिरा जो होती है वह शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त प्राप्त करके हृदय तक लाती है। पर इनके 2 अपवाद है। एक तो है फुफ्फुसीय या पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी, और एक है फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वेन्स। अब ये हमने यहाँ देखा कि धमनी जो होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये जो फुफ्फुसीय धमनी होती है यह एक अपवाद है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त होता है या जिसको कहें तो हम ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, मतलब कि इस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है। जिस रक्त में ऑक्सीजन उपस्थित होता है वह शुद्ध रक्त है और जिसमें CO2 प्रेजेंट है वह अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो ये धमनी जो होती है फुफ्फुसीय धमनी जो होती है यह अशुद्ध रक्त इसके अंदर होता है, जो कि ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। और फुफ्फुसीय शिरा, यहाँ पे हमने देखा कि शिरा जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा जो होती है उसमें शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त इस फुफ्फुसीय शिरा में होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमने यहाँ पर पढ़ा है फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, मतलब कि एक ऑक्सीजन रहित रक्त इसके अंदर होता है। अशुद्ध रक्त क्या है, ऑक्सीजन रहित रक्त को ही अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सुपीरियर वेना कावा निचले शरीर और अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। अब सुपीरियर का अर्थ होता है ऊपर, सुपीरियर का अर्थ होता है ऊपर। ये सुपीरियर वेना कावा जो होता है शरीर के ऊपरी भाग जैसे कि सिर और शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है, तो इसका तो ये गलत आंसर हो जाएगा। थर्ड दे रखा है इन्फीरियर वेना कावा सिर और शरीर से
ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे, मतलब कि शरीर के निचले भागों से रक्त प्राप्त करता है। तो ये सुपीरियर वेना कावा का जो कार्य है वह इसमें दे रखा है और इन्फीरियर वेना कावा का कार्य जो इसमें दे रखा है। तो ये दोनों भी रॉन्ग आंसर हो गए। अब फोर्थ दे रखा है हिपेटिक धमनी, जो कि आंत में ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। तो हिपेटिक धमनी, हिपेटिक का मतलब होता है हमारा यकृत, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। तो ये आंत से ना प्राप्त करके यह लीवर से ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मांसपेशियों में थकान संचय देश के कारण होती है, मतलब कि हमारी मांसपेशियों में जो थकान होती है वह किसके कारण होती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एटीपी, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है एडीपी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है लैक्टिक अम्ल और फोर्थ दे रखा है कार्बोनिक एसिड। तो हमारी मांसपेशियों में अनॉक्सिशोषण, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हमारी मांसपेशियों में अनॉक्सिशोषण, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, के फलस्वरूप लैक्टिक एसिड या फिर लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में थकान होती है। जैसे कि आपने कई दिनों से कोई वर्कआउट नहीं किया है, एक्सरसाइज नहीं की है या फिर रनिंग नहीं की है, और आप सोचते हैं कि कल से मैं एक्सरसाइज जिम जाऊंगा या फिर रनिंग करूंगा या फिर मैं वर्कआउट करूंगा। कई दिनों तक आपने नहीं किया है और फिर आप एकदम या ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें हमारी मांसपेशियाँ जो होती है वह कार्य करती है, तब हमारी मांसपेशियों के अंदर जो होता है अनॉक्सिशोषण प्रारंभ हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनॉक्सिशोषण जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, और इसी लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारी मांसपेशियों में थकान सी हमें महसूस होती है। और जब हम ये वर्कआउट या रनिंग कर लेते हैं उसके बाद हमारी मांसपेशियाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, उसी के कारण हमारी मांसपेशियों में थकान होती है। अनॉक्सिशोषण के अदर एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि शराब का बनना, किण्वन, गोबर गैस का बनना, ये सभी जो होती है यह अनॉक्सिशोषण के एग्जाम्पल्स है। इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव वॉइस बॉक्स में कितने मुखर स्वर रज्जु होते हैं। वॉइस बॉक्स या ध्वनि यंत्र, उसके अंदर हमको पूछा है कि कितने मुखर स्वर रज्जु या जिनको वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, इस वॉइस बॉक्स में कितने वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये हमको पूछा है। तो ये ध्वनि यंत्र या वॉइस बॉक्स क्या होता है? तो वॉइस बॉक्स क्या है? जहाँ से हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स से हमारी जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न होती है। इसके अंदर इस प्रकार से दो वोकल कॉर्ड्स उपस्थित होते हैं। जब इन वोकल कॉर्ड से एयर मतलब कि हवा टकराती है तब ये वाइब्रेट होते हैं, और इन्हीं से हमारी जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न होती है। इस साउंड बॉक्स को लेरिंग्स भी कहते हैं। तो हमको यहाँ पूछा है कि मानव वॉइस बॉक्स में कितने मुखर स्वर रज्जु या वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि मानव वॉइस बॉक्स जो होता है जिसको लेरिंग्स कहते हैं, इस लेरिंग्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स या मुखर स्वर रज्जु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के निम्न में से किस भाग में पायरुविक अम्ल CO2 जल और ऊर्जा में टूट जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो
ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रियल या माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक दोहरा झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जो कि डबल मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके अंदर खुद का डीएनए, आरएनए व राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इस कारण ये इसको कोशिका का अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। इसके अंदर ये उंगली नुमा स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देती है। इस संरचना को क्रिस्टी कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है अल्टमान। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पावर हाउस? क्योंकि हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसका ऑक्सीकरण जो होता है वह इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। इस एटीपी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एटीपी को कॉइन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और पायरुविक अम्ल जो होता है वह CO2 जल तथा ऊर्जा में इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात बच्चे की श्वसन दर होती है। हमको यहाँ पर नवजात बच्चे की श्वसन दर के बारे में बताना है। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, आप उसको देखना, उसकी श्वसन दर और उसकी हार्ट बीट जो होती है वह हमारी हार्ट बीट और हमारे श्वसन दर से काफ़ी अधिक होती है। जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी हार्ट बीट जो होती है वह तो 150 पर मिनट होती है और उनकी श्वसन दर जो होती है वह 32 बार पर मिनट होती है। मतलब कि एक सामान्य मनुष्य होते हैं जैसे कि हम जो होते हैं 1 मिनट में 12 से 15 बार श्वसन करते हैं। मतलब कि हमारी श्वसन दर जो होती है वह 12 से 15 बार होती है, जबकि जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी 32 बार होती है और हमारी हार्ट बीट जो होती है वह 72 पर मिनट होती है। मतलब कि हम 1 मिनट में हमारा हृदय जो होता है वह 72 बार धड़कता है, जबकि जो नवजात बच्चे जो होते हैं उनकी हार्ट बीट जो होती है वह 150 पर मिनट होती है। उनका हृदय जो होता है वह 1 मिनट में 150 बार धड़कता है और उनकी श्वसन दर भी बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं कहीं ऑप्शन में 30 से 32 बार भी आ जाता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, यह भी करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइबरनेशन अवस्था के दौरान मेंढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिक्रिया करता है? यहाँ पर प्रतिक्रिया न करके श्वसन आएगा। तो जो हाइबरनेशन अवस्था है उसमें मेंढक किसके द्वारा श्वसन करता है? हाइबरनेशन अवस्था को निद्रा अवस्था भी कहते हैं। तो हमको पूछा गया कि मेंढक जो होता है या हाइबरनेशन अवस्था या निद्रा अवस्था में किसके द्वारा श्वसन क्रिया करता है? तो मेंढक जो होता है वह एक प्रकार का उभयचर है। मतलब कि यह उभयचर की श्रेणी में आता है, जो कि पानी और धरती दोनों जगह पर रह सकता है। अगर मेंढक पानी में होगा तो वहाँ पर वह अपनी त्वचा या स्किन के द्वारा श्वसन करेगा, और यदि मेंढक जो होगा वह धरती पर होगा तो मेंढक अपने लंग्स या फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करेगा। लेकिन हमें यहाँ पूछा है कि मेंढक हाइबरनेशन अवस्था निद्रा अवस्था में किसके द्वारा श्वसन क्रिया करता है? तो
हाइबरनेशन अवस्था है, निद्रा अवस्था में मेंढक जो होता है केवल और केवल अपनी त्वचा के द्वारा, अपनी स्किन के द्वारा श्वसन करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेंढक श्वसन जो होता है वो फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा कर सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको उसके हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। इसमें दे रखा है हाइबरनेशन अवस्था या निद्रा अवस्था, उसमें मेंढक जो होता है केवल और त्वचा से श्वसन करता है। इसमें हमको केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निद्रा अवस्था या हाइबरनेशन अवस्था में मेंढक केवल और केवल त्वचा या स्किन के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लसिका सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर हमला करता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जीवाणु, बी दे रखा है विषाणु, सी दे रखा है कवक और डी दे रखा है प्रोटोजोआ। हमारे शरीर में एक तो होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उपस्थित होती है। आरबीसी और हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण हमारे जो इस ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर होता है, लाल कलर होता है। जबकि जो लिम्फ या लसिका होती है इसके अंदर आरबीसी या हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। इसके अंदर केवल डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। इस कारण इसका रंग जो होता है वह हल्का पीला होता है। और यह लसिका जो होता है इसे सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और यह बैक्टीरिया जो रक्त में हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं उन पर हमला करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लसिका जो होता है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट पदार्थ होता है जो रक्त में हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया पर हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हृदय, बी आमाशय, सी गुर्दा जिसको किडनी भी कहते हैं, डी मस्तिष्क या ब्रेन। हमारे शरीर में इस प्रकार से थैलीनुमा आकृति की एक संरचना पाई जाती है जिसको स्टमक या आमाशय कहते हैं। इस आमाशय में HCl प्रेजेंट होता है या यह आमाशय HCl का स्त्राव करता है। ये HCl जो होता है बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। एसिडिक नेचर का होने के कारण यह हमारे आमाशय के आंतरिक स्तर को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए HCl से हमारे आमाशय की या स्टमक की आंतरिक स्तर की सुरक्षा के लिए ये इसके चारों ओर इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है जिसको श्लेष्मा कहते हैं। यह HCl से हमारे आमाशय की आंतरिक स्तर की सुरक्षा करती है। HCl जो होता है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को मारने का कार्य जो होता है वह HCl का होता है। इसके साथ साथ यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में बदलने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टमक या आमाशय। आमाशय से एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन जो होता है वह आमाशय में होता है। आमाशय के अंदर जो होता है हमारा प्रोटीन का पाचन होता है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुखराज फ्लोरीन एंड एल्यूमिनियम का देश है। यहाँ पूछा गया है कि पुखराज जिसको टोपाज भी कहते हैं यह
फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का क्या है? कार्बोनेट है, सल्फेट आयन है, फास्फेट आयन है या सिलिकेट आयन है। तो जो पुखराज या टोपाज है यह फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का सिलिकेट आयन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुखराज या टोपाज फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का सिलिकेट आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सैमुअल हैनीमैन, बी एफ.सी. हॉपकिंस, सी रॉबर्ट कोचू और डी वेक्समैन। तो जो होम्योपैथी के संस्थापक है वह है सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथी के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैमुअल हैनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने के लिए नहीं किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सिलिका, सेकंड दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थर्ड दे रखा है चूना पत्थर और फोर्थ दे रखा है गैलेना। गैलेना जो होता है जिसको लेड सल्फाइड भी कहते हैं, जिसका साइन होता है PbS। इसका उपयोग जो होता है हमारे टूथपेस्ट में नहीं किया जाता है। आपको पता हो तो मैगी जो होती है, मैगी के अंदर भी लेड की उपस्थिति का पता लगाया गया था, इसलिए उसको भी कुछ टाइम के लिए बैन किया गया था। लेड जो होता है यह बहुत ही हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। अगर इसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया गया तो यह हमारे शरीर में बहुत ही खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकता है। इसलिए इस गैलेना जिसको लेड सल्फाइड भी कहते हैं, इसका उपयोग हमारे टूथपेस्ट में नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैलेना लेड सल्फाइड का उपयोग जो होता है वह टूथपेस्ट में नहीं किया। क्वेश्चन दे रखा है कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। गुर्दा जिसको किडनी भी कहते हैं, तो इसकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मेड्यूला, बी कॉर्टेक्स, सी नेफ्रॉन और डी मूत्र वाहिनी। तो जो नेफ्रॉन है यह गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। हमारे शरीर में किडनी का एक पैर होता है, मतलब कि किडनी का एक जोड़ा होता है, दो किडनियां उपस्थित होती है। राइट वाली किडनी जो होती है वह थोड़ी सी नीचे होती है, जबकि लेफ्ट वाली किडनी जो होती है वह थोड़ी सी ऊपर होती है। राइट वाली किडनी नीचे इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर यकृत होता है। इस प्रकार से संरचना होती है किडनी की। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में जो होते हैं वह 20 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। यह जो होती है गुर्दे की या किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्कोस फाइबर से प्राप्त किया जाता है। विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है ये हमको पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कोयला, सेकेंड सेल्यूलोज, थर्ड तेल, फोर्थ पेट्रोकेमिकल्स। तो जो विस्कोस फाइबर जो होता है यह सेल्यूलोज से प्राप्त होता है। सेल्यूलोज जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ये भी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको हम खाते हैं, जो कि भोजन के द्वारा हम इनको ग्रहण करते हैं।
क्योंकि इनका डाइजेशन जो होता है वो हमारी बॉडी में हो जाता है, लेकिन सेल्यूलोज जो होता है इसका डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। यह घास में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि जब गाय, भैंस और चारा चरने वाले जो जानवर जो होते हैं ये जो होते हैं यह सेल्यूलोज को आसानी से पचा सकते हैं, सेल्यूलोज का पाचन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर जो होता है ये सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन मनुष्य द्वारा नहीं होता या जिसका पाचन मानव शरीर नहीं कर पाता, तो वह है सेल्यूलोज। इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखिएगा। विस्कोस फाइबर सेल्यूलोज से प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति देश के द्वारा की जाती है। तो हम देखते हैं कि जितने भी हमारे प्लांट्स या पौधे होते हैं ये सभी जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किनको कहा जाता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। एक होते हैं परपोषी जो कि अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, और एक होते हैं मृतोपजीवी जो कि मृत अपघटनीय पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो स्वपोषी जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी पौधों में जो होते हैं हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं सभी हरे पौधों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इसी क्लोरोफिल के द्वारा सभी पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है वह प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? गर्भनाल जिसको एम्बिलिकल कॉर्ड भी कहा जाता है, इसमें कितनी धमनियाँ होती है? तो जब एक माँ के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है तब उस बच्चे तक खाना, ब्लड वगैरह सभी एम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल के द्वारा उस बच्चे तक माँ द्वारा पहुँचता है। तो इस एम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी धमनियाँ होती है ये हमको पूछा है। इन्हीं धमनियों के द्वारा जो होता है उस बच्चे तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि एम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है, तो गर्भनाल में 2 धमनियाँ, और अगर शिरा या वेंस के बारे में पूछा जाए तो 1 शिरा होती है। गर्भनाल में 2 धमनी और 1 शिरा उपस्थित होती है। इस क्वेश्चन के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनता रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।